आज का टॉपिक है हमारा गुप्त काल पार्ट वन। ठीक है, गुप्त काल पार्ट वन। सबसे पहले इसका ओरिजिन पढ़ते हैं हम लोग। गुप्तों का ओरिजिन कैसे हुआ भाई। ठीक है, हमारे इसे थोड़े से पीछे वाले इतिहास में चलते हैं। मौर्य काल, मौर्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य रहा। ठीक है, उ, उसके बाद जो है इसी ब्राह्मण साम्राज्य के बीचों बीच ही वो विदेशियों का आक्रमण होने लगा। ठीक है, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, इन लोगों का आक्रमण होता रहा। तो एक समय ऐसा था कि उत्तर भारत में कुषाणों का साम्राज्य था और दक्षिण भारत में सातवाहनों का साम्राज्य था। ठीक है, एक समय की दौर है। ये मैंने तीसरी सदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी सदी। ये तो दूसरी सदी में ही मौर्य खत्म हो गया था। दूसरी सदी में मौर्य 185 ईस्वी में 185 ईस्वी, यस, 185 ईस्वी में मौर्य खत्म हो गया था। तो उसके बाद का जो काल है इन लोगों का रहा। ठीक है, अभी हम लोग तीसरी सदी मतलब 320 के आसपास पहुंच रहे हैं। 320 के आसपास की बात करेंगे। तो उस समय इन्हीं कुषाणों का सामंत हुआ करता था गुप्त। ये कुषाण का सामंत हुआ करता था गुप्ता। ठीक है, मतलब एक बड़े पोस्ट पे कुषाण राजवंश जो था उत्तरी भारत में जिसका शासन था उसी का सामंत हुआ करता था। मतलब एक बड़े अधिकारी था ये गुप्त, श्रीगुप्त जो पहला राजा था वो श्रीगुप्त, उसके बड़े अधिकारी थे। 325 ईस्वी में कुषाणों का पूरी तरह से भारत में अंत हो जाता है। तो उसी का फायदा उठा के श्रीगुप्त श्रीगुप्त अपना राज्य स्थापित करता है। ठीक है, तो गुप्त काल कब से कब रहा, कब से कब तक, इसका काल बहुत ही आसान है याद करना। देखो कितना आसान है। ठीक है, कितना आसान है भाई। 240 में शुरू हुआ। ठीक है, 240 में शुरू हुआ और इसमें एक बढ़ाओ, 2 का 3, 4 का 5, तो 350 ईस्वी तक रहा शासन इसका। बोले तो 310 साल, 310 साल रहा भाई इसका शासन। तो ये याद हो जाएगा भाई। ठीक है, 325 के बाद कुषाणों का एकदम कमजोर स्थिति हो गया था। इसी का फायदा उठा के गुप्त राजवंश की नींव पड़ी। ठीक है, अंत इसका होने का कई कारण थे। ठीक है, सबसे बड़ा कारण, दो कारण है। बुद्ध 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 को अपनाना, बुद्धिज्म को अपनाना। इसके जो लास्ट राजा है ना, बुद्धिज्म को अपनाना। बुद्धिज्म अपनाना क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा बंद और शांति से काम करने का। तो शांति आप अगर स्थापित करेंगे तो कोई आप पे अटैक करेगा, एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण तोरमान, इसी चीज का फायदा उठा के हुन 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 का जो राजा था तोरमान ने पूरे, मतलब समझ लीजिए कि उधर अफगानिस्तान से लेके इधर भोपाल तक का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया, मतलब जीत लिया था तोरमान। ठीक है, तो ये सिर्फ पटने में सिमट के रह गया और धीरे 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 अंत हो गया इसका। तो इसके बहुत सारे कारण, पतन के कई कारण पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेन कारण बुद्धिज्म को अपनाना और दूसरा तोरमान का आक्रमण, मतलब हुन राजा तोरमान का आक्रमण आक्रमण दो मुख्य कारण है। ठीक है रे भाई, ओरिजिन हम लोग पढ़ लिए। अब इसका पहला राजा और आखिरी राजा पूछता है तो कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं है। श्री श्री विष्णु याद, सब नाम लेते हैं श्री विष्णु। श्रीगुप्त पहला राजा, विष्णुगुप्त आखिरी राजा। सोचना क्या है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके संस्थापक। संस्थापक के बारे में देखिए, संस्था दो राय है। ठीक है, दो राय है भाई कि इसके संस्थापक कौन थे। अगर आप सुपिया अभिलेख पढ़ते हो, दो अभिलेख, सुपिया अभिलेख, ठीक है, सुपिया अभिलेख और एक पुणे का ताम्रपत्र है। ठीक है, पुणे का उसको बोलो ताम्रपत्र। ये दो जगह पे एक अलग टाइप का चीज मिलता है।
सुपिया अभिलेख, सुपिया एक मध्य प्रदेश में रीवा बोल के शहर है, वहां पे है। ठीक है, वहीं पे सुपिया बोल के गांव है, उसी गांव में ये अभिलेख है। और पूना तो पता ही है, पुणे ताम्रपत्र, पूना बड़े शहर है, वहां पे है। ठीक है, तो ये अभिलेख बोलता है कि नहीं, घटोत्कच, घटोत्कच इसके संस्थापक थे। ठीक है, घटोत्कच इसके संस्थापक थे। ठीक है, जबकि जो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति क्या कहता है, इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहता है कि नहीं, श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे। तो इसके फाउंडर के बारे में दो चीजें याद रखना है। एज पर सुपिया अभिलेख और पुणे ताम्रपत्र घटोत्कच, घटोत्कच और प्रयाग प्रशस्ति में श्री गुप्ता। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, ये वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। चंद्रगुप्ता वन इज द रियल फाउंडर। इतना याद हो गया रे भाई, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकीय भाषा क्या थी इसकी, संस्कृत। ठीक है, राजकीय चिन्ह, राजकीय धर्म वैष्णव। तो इसका राजकीय चिन्ह क्या होगा, शांता, गलत की थी उस दिन। राजकीय चिन्ह क्या होगा इसका, नंदी। शिव का वाहन नंदी है, विष्णु का वाहन गरुड़ है, तो गरुड़ होगा ना। शिव का वाहन, शिव कलचुरी का, कलचुरी का धर्म क्या था, शैव धर्म था, तो शैव का वाहन नंदी वहां पे था। ठीक है, भूलने का नहीं। यस सर। ठीक है, आगे राजधानी पाटलिपुत्रा। लेकिन बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त वन ने, पर अभी हम लोगों ने जिक्र किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दो राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के समय दो राजधानी था, एक पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन एमपी में है, उज्जैन इंदौर के से 110 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं शिक्षा केंद्र गुप्त शासन में, तो उज्जैन व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र या शिक्षा केंद्र, शिक्षा केंद्र अगर कोई गुप्त काल में रहा, वो उज्जैन। ठीक है, बार बार नाम आएगा जब इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब। तो इतना चीज आता है, इसको भूलने का नहीं। चलते हैं आगे, श्रीगुप्ता को पढ़ते हैं, श्रीगुप्त को पढ़ते हैं। ये वाला अभिलेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है। ठीक है, यहाँ देखिए सुपिया अभिलेख भी समुद्रगुप्त का है। ठीक है, जो रीवा में है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी समुद्रगुप्त का है। उस अभिलेख में क्या कहता है, श्रीगुप्त ही संस्थापक था भाई। एक और लेख मिलता है इत सिंह, इत सिंह के लेख से मिलता है। इत सिंह एक विदेशी यात्री था। ठीक है, उसके लेख में भी यही मिलता है कि श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। ठीक है, और कहा सपोर्ट करता है श्रीगुप्त का, बनारस के मुद्रा के प्राप्त मुद्राएं। ठीक है, इसकी कुछ मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, बनारस से। ठीक है, बनारस से प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि श्रीगुप्त ही राजा, पहला राजा थे, और यही संस्थापक थे। और इसी को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा इतिहासकार इसी को सपोर्ट करते हैं कि श्रीगुप्ता, ठीक है, श्रीगुप्ता ही संस्थापक है। अब जो ये बनारस में सिक्के मिले हैं, इस सिक्के में इसका क्या नाम है गुप्ता का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्तस्य, एक कुछ सिक्के में गुप्तस्य नाम है और कुछ में श्रीगुप्तस्य नाम है, गुप्तस्य। इस नाम से श्रीगुप्त का बनारस में जो मुद्रा पाई गई है, मोहरे पाई गई है, उसमें जिक्र है रे भाई। हाँ, ठीक है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, इतिहासकार का कहना है कि ये जब राजा बना था तो ये गुप्त था।
ठीक है, इसका नाम गुप्त था। ये राजा बनने के बाद श्री श्री टाइटल धारण किया था, तो इसका एक टाइटल हो गया श्री। ठीक है, और इसने कौन सा टाइटल धारण किया था भाई? महाराज। ठीक है, छोटा उपाधि है महाराज। इसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त वन महाराजाधिराज धारण करेगा। श्री, महाराज और आदिराज, तीन उपाधि इसने धारण की थी भाई। आदिराज, ये एकदम याद रखने का। ठीक है, ठीक है। देखिए, दो चीजें याद रखिएगा। एक तो कुछ विज्ञान मैंने ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसके कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कुषाणों के सामंत थे। और कुछ लोगों इसे मानते हैं मुरुंड, मुरुंड शासकों के, मुरुंड शासकों के सामंत या अधिकारी थे। ठीक है, लेकिन इसी को तवज्जो दिया जाता है कुषाणों के सामंत थे। कई बार ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में कुषाण ही रहता है। ठीक है, गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? गुप्तों का आदि पुरुष इसी को कहा जाता है, श्रीगुप्ता को। बस श्रीगुप्ता से इतने याद रखने का। इसके बाद राजा बनता है घटोत्कच। ये प्रमाण कहीं नहीं मिलता है कि ये श्रीगुप्ता का बेटा ही था, ठीक है, या क्या था, लेकिन राजा होने का प्रमाण मिलता है कि उसके बाद घटोत्कच राजा बना है। ठीक है, इसने भी वही बेचारे छोटा ही राजा रहा, महाराज उपाधि धारण की थी बस। बाकी इसके सपोर्ट में वही सुपिया का अभिलेख और पुणे का ताम्रपत्र जो कहता है घटोत्कच ही संस्थापक था। ठीक है, बाकी इसके शासन काल की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। घटोत्कच से इतना ही। चलते हैं चंद्रगुप्त वन। इसके बाद घटोत्कच का लड़का, घटोत्कच का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त वन। इसमें क्या याद रखना है? ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। और क्या याद रखना है? पहला पूर्ण स्वतंत्र, वास्तविक जो होता है वही स्वतंत्र शासक होता है भाई, पहला स्वतंत्र शासक गुप्तों के। ठीक है, आगे इसने क्या उपाधि धारण की पहले ही बता दिया हूं, चक्रपाणी बताएगा। इसने कौन सी उपाधि धारण की? वो महाराज था, ये महाराजाधीराज। ठीक है, महाराजाधीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके समय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी कहाँ है भाई? एनीबॉडी? महाजनपद काल वाले, वेर इज लिच्छवी? वैशाली ना सर। हाँ, वैशाली की राजधानी लिच्छवी थी। एग्जैक्ट लोकेशन नेपाल है इसका। ठीक है, नेपाल की रानी थी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी से इसका विवाह, बहुत बड़ी घटना है। लिच्छवी राजकुमारी, ये घिसा पीटा हो लिख पा रहा हूं। उसका नाम क्या था? कुमार, क्या सेट हो गया भाई, कुमार देवी। हाँ, ठीक हो गया। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है भाई, और इसी से इसका बेटा पैदा होता है समुद्रगुप्त। यही दोनों से इसका बच्चा पैदा होता है जिसका नाम समुद्रगुप्त, और महान प्रतापी राजा बनता है ये समुद्रगुप्त। क्या हो गया? हाँ, तो अपने विवाह के स्मृति में ये आदमी क्या करता है? एक सोने के सिक्के चलाते हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सोने के सिक्के कौन चलाए गुप्त काल में? तो
चंद्रगुप्त वन ने। यही से एक ट्रिक्स है भाई। चांदी के सिक्के पहले कौन चलाए गुप्त काल में? चांदी के सिक्के, ठीक है। चांदी के सिक्के तो चंद्रगुप्त टू, सोचने का नहीं, ठीक है। चांदी के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे इस एज में? दिनार, ठीक है। और चांदी के सिक्के क्या कहलाता गुप्त काल में? रुपया का, सोचने का नहीं। आगे तो इसने एक चीज और फैक्ट याद कर लीजिए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए भारत में? सर हिंद यूनानी के वेरी गुड, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, वेरी गुड। इंडो ग्रीक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के? कुषाण वंश, नहीं गुप्त वंश सर, और सबसे शुद्ध कुषाण वंश। सबसे ज्यादा सोने की मात्रा वाला मतलब सबसे शुद्ध कुषाण। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, एक प्राचीन काल से मध्यकाल का इतिहास शुरू होता है, मध्यकाल का इतिहास, ठीक है। तो मध्यकाल के इतिहास यहाँ तक एक बहुत बड़े पीरियड तक सोने के सिक्के मार्केट से गायब रहते हैं। फिर मध्यकाल में किसने शुरू करवाया था सोने के सिक्के? दैट इज कलचुरी चेदी। वो मैं कलचुरी चेदी में बताना भूल गया था, ठीक है, दैट इज कलचुरी चेदी। तो ये इतने सोने के सिक्के को लेके आप याद रखें। चलो भाई आगे। ये जो सिक्का चलाया था सोने का सिक्का, इसका नाम क्या दिया था भाई? चंद्रगुप्त कुमार देव, मतलब इतिहासकारों ने नाम दिया है। ये उस समय तो कहा जाता था दिनार। इतिहासकार चंद्रगुप्त कुमार देवी सिक्के, एक साइड में, दो साइड होता है ना, एक साइड में चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र था, दूसरे साइड में लक्ष्मी माता का चित्र था। ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्या करता है भाई, ये गुप्त संवत चलाता है इसी समय, अपने शादी के समय ही, उसी के स्मृति में। देखिए बुक में 19 319 दिया हुआ होगा, ठीक है। कई बुक में 319 320 दिया हुआ है, तो आप 319 को ही सही माने। 319 में गुप्त संवत चलाता है, चलता है। यहाँ इस काल में दो संवत चलते हैं भाई, दो संवत चलते हैं। संवत मतलब कैलेंडर, दो कैलेंडर होते हैं। एक विक्रम संवत कौन चलाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त टू। ये ये दो कैलेंडर चलाता, ये भी कैलेंडर चलाता है। ये किस उपलक्ष्य में चलाता है? शकों के विजय के उपरांत में, शकों के विजय के उपरांत शकों को परास्त किया था, इस खुशी में तीन काम किया था इसने। एक, विक्रम संवत बनाया, दूसरा चांदी के सिक्के जारी किए, और तीसरा काम इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को परास्त करने के लिए, करने के खुशी में। शक, अभी कहानी सुनेंगे आप, बहुत शानदार कहानी पता चलेगा। ध्रुव स्वामिनी नाम का कोई पुस्तक का नाम सुने हो आप लोग? हिंदी जैसे सीरियल में है शायद सर। वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद का एक किताब है ध्रुव स्वामिनी। तो ये किताब क्या है? समुद्रगुप्त का दो लड़का रहता है, एक रामगुप्त, एक चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बनता है। उसके बाद हुनों का आक्रमण होता है, ठीक है। हुन या शक, हुन या शक, शक, ओके। गुजरात और मालवा का शक, शक वो कोई तृतीय है, भीम तृतीय या कर्ण तृतीय, जो भी है, समय में मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय मैं बता दूंगा। उन्होंने क्या किया, रामगुप्त के वाइफ को, रामगुप्त कमजोर शासक था, इसकी वाइफ का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को उठा के लेके गया और रामगुप्त लड़ने से मना कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपना भाई का ही वध कर दिया, और वो उसको मार के शकों को परास्त करके, शकों को मतलब शक उसमें बहुत शक्तिशाली था, गुजरात और मालवा के शक, पूरे शकों का समूल नाश करके अपने भाभी को, ध्रुव देवी को वापस लाया। और फिर चंद्रगुप्त से, अपने भाभी से ही चंद्रगुप्त बाद में विवाह करता है।
तो यही कहानी है ध्रुव स्वामिनी में, ठीक है। यही तो कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ध्रुव स्वामिनी बुक में। कहां से कहां पहुंचा दिए मुझे आप लोग। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गुप्त संबंध विवाह के खुशी में, ठीक है। नहीं सुनिए, ये विवाह के खुशी में, विवाह भी उसी आसपास ही हुआ था इसका, और राज्यारोहण भी आसपास हुआ था, ठीक है। इसीलिए या तो राज्यारोहण की खुशी भी बोलिए इसे, राज्यारोहण की अपना अपना सिंहासन को इसने संभालना शुरू किया उस समय, और विवाह भी उसी दौरान हुआ था। कौन सा खुशी है भाई? कोई इतिहासकार बोलता विवाह के खुशी में, कोई इतिहासकार कहता है राज्यारोहण की तिथि से। मैंने शुरू तो हुआ है राज्यारोहण की तिथि से ही। ये जो शुरुआत हुआ है कि जिस दिन चंद्रगुप्त वन गद्दी पे बैठा उसी दिन से कैलेंडर चालू हुआ, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसका जिक्र है कि विवाह के अपने चंद्रगुप्त वन और टू में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अभी ध्रुव देवी की कहानी चंद्रगुप्त टू की बात थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद इन्होंने ये तो बहुत कई प्रांतों को जीत के अपना क्षेत्र बढ़ाया भाई। बस ये अपने मरने से पहले समुद्रगुप्त को अपना समुद्रगुप्त को राजा बना घोषणा कर दिया था, मगर किसी कारणवश रामगुप्त राजा बन गया, ठीक है। रामगुप्त राजा बन गया क्योंकि रामगुप्त अयोग्य था, ठीक है। और इसीलिए अपने छोटे भाई समुद्रगुप्त को, छोटे बेटे समुद्रगुप्त को युवराज घोषित करके संन्यास ग्रहण किया था। ये संन्यास ले लिया था लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इतिहासकार मौन है, सबूत भी मौन है कि रामगुप्त मतलब कैसे राजा बन गया जबकि उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दिया था। इतिहास एवरीवेयर साइलेंट, ठीक है। हाँ, कुमार देवी ने एक विहार बनवाया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसकी पत्नी जो कुमार देवी है, एक प्रसिद्ध विहार बनाया जो अभी भी है। सारनाथ आप जाएंगे तो सारनाथ में अभी भी ये बौद्ध विहार अवस्थित है, जिसे जीन चक्र विहार कहते हैं। जीन चक्र विहार अभी भी अच्छे स्थिति में है ये विहार। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन चक्र विहार सारनाथ में किसने बनाया था? कुमार देवी ने बनाया था भाई। लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। चलो समुद्रगुप्त भी पढ़ा दूं क्या? चलो समुद्रगुप्त भी खत्म कर देता हूँ। समुद्रगुप्त देखिए क्या है, सबसे पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त। सबसे बड़ा अगर राज्य सबसे ज्यादा विस्तार किया तो इसी ने किया, पराक्रमी इसलिए इसको माना जाता है भाई। ये देखिएगा अभी मन कहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त का संबंध वो इस्लाम में एक कहानी है ना, जिसको मुझे भी नहीं पता, अच्छा से याद नहीं आ रहा है। वहां पे हसन हुसैन को जब मारा था, मतलब कौन था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। ये वहीं से अली अली जो था, अली के ही बहन या किसी से इसका इतिहास में कहता है कि समुद्रगुप्त का विवाह हुआ था। और ये जब हसन हुसैन को मार रहा था तो समुद्रगुप्त ने अपनी सेना भेजी थी इसको बचाने के लिए, और समुद्रगुप्त की सेना पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया था। तो ये इस्लाम के साथ और समुद्रगुप्त के साथ ये रिश्ता है। समुद्रगुप्त का विवाह वहीं किसी राजकुमारी से या किसी मतलब वही अली परिवार से के किसी सदस्य से उसका विवाह एक विवाह हुआ था, ठीक है। ये हमारे इतिहास में नहीं है, मगर इस्लाम के इतिहास मुस्लिम के इतिहास में ये मिलेगा आपको। अब क्या है, हाँ हाँ, सबसे पहले जब राजा हुआ था ये, तो रामगुप्त वाला कहा नहीं, रामगुप्त वाला तो इसके बाद आएगा। तो ये अब इसका बड़े भाई काच, ठीक है, इसका बड़े भाई का नाम था काच। तो इस काच के ने विद्रोह किया था, तो इस काच के विद्रोह को दबाना पड़ा था इसको भाई, ठीक है। काच समुद्रगुप्त एक तरफ राजा है, पैरेलल राजा काच ने अपने आप को घोषित कर दिया था और अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे, ठीक है।
लेकिन समुद्रगुप्त शक्तिशाली था, इसके विद्रोह को आसानी से दबा दिया था। इसके बाद ये साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी थे भाई। इसे बीना बजाते हुए इसका एक सिक्का मिला है, बीना बजाते हुए, उससे पता चलता है कि ये साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी थे। तो इसको दो उपाधि दिया था, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने इसको दो उपाधि दिया था भाई। एक कविराज, ठीक है, कविराज तथा संगीत प्रेमी, दो उपाधि किसने दिया था इसे? इसी के दरबार में रहने वाले इसके राज कवि जो थे उसने दिया था। और इसके शासनकाल में बड़ा चीज क्या होता है? एक प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, ये है भाई, इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसी में आप पढ़ते हो ना आठवीं विजय, आठवीं विजय का घटना जो झारखंड से संबंधित है, उस समय आठवीं क्षेत्र में झारखंड पड़ता था, ठीक है। आठवीं का मतलब होता है जंगली क्षेत्र, ठीक है, जो जंगल के अधिकारी होते हैं ना, अभी इसमें भी पढ़ेंगे, जंगल के अधिकारी को आठवीं कहा जाता था, ठीक है, जो जंगली क्षेत्र के का राजा था, ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आता था, तो उसे आठवीं कहा जाता था, ठीक है भाई। तो प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑफकोर्स संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा। उसके बाद चंपू काव्य किस शैली में लिखा गया है? चंपू काव्य शैली क्या होता है भगवान जाने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। गुप्तों की सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है मैक्सिमम जानकारी। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में, चंपू शैली गद्य पद्य मिश्रित शैली होता है। अच्छा, गद्य पद्य मिश्रित हो सकता है, होगा ही, जब आप बोल रहे हो तो गद्य पद्य मिश्रित मान लीजिए, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, जब कला साहित्य वगैरह वगैरह पढ़ेंगे उस समय आ जाएगा, ठीक है। वसुबंधु, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु वसुबंधु, वसुबंधु इसके दरबार में रहते, इसको शरण दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी सारे राजा एक एक बुद्ध गुरु को संरक्षण देगा, तो वसुबंधु को संरक्षण इसी ने दिया था भाई। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कितने? ये पहले तो अश्वमेध यज्ञ किस गुप्त राजा ने करवाया था ये क्वेश्चन आता था, अभी आते हैं कितने। तो 5 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इसने, अश्वमेध यज्ञ 5 करवाए थे भाई। इसके सिक्के में 5 चिन्ह मिले हैं भाई। एक तो एक चिन्ह क्या? वीणा वादन करता हुआ स्वयं, ठीक है। दूसरा धनुर्धर के रूप में, धनुर्धर। तीसरा इसमें इसका जो राजकीय चिन्ह है गरुड़, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चौथा अश्वमेध यज्ञ करता हुआ, अश्वमेध यज्ञ उसके सिक्के में दिखाया गया है, इसके सिक्के में। और एक पांचवा में पशु दिखाया गया है, पहचान नहीं हो पाता वो कौन सा पशु है, ठीक है। तो ये 5 इसके सिक्के में पहचान है भाई, ये याद रखें। अश्वमेध यज्ञ 5 करवाया था, और 5 करवाने के बाद इसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्वमेध कर्ता किसका टाइटल था? इसी का टाइटल था रे भैया। चलते हैं आगे, ठीक है। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, किसने नाम दिया था? उस आदमी का नाम, उस इतिहासकार का नाम स्मिथ है। स्मिथ ने क्यों दिया था नेपोलियन? क्योंकि इसके विजयों को देखते हुए, इसके भारत जब इतिहास पढ़ेंगे तो नेपोलियन का जो अभियान था, सैनिक अभियान था, वो 5 चरणों में पढ़ा जाता है। पहला चरण, पहली बार जब अटैक किया था ये अभियान, मतलब सैनिक अभियान किया था, उस समय इसने क्या किया था भाई? आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त किया था। आर्यावर्त के 9 राजाओं को, आर्यावर्त बोले तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को परास्त किया, ठीक है। द्वितीय चरण में इसने क्या किया था? सीमावर्ती राज्य के 9 राजाओं को हराया था। सीमावर्ती राज्य मतलब बाउंड्री में जो इंडिया के थे, उन सब राज्यों के 9 राज्यों को हराया था। इसका नाम याद रखने का जरूरत नहीं, इसलिए मैं नाम बता नहीं रहा हूं,
ठीक है। तो ये पहला चरण में आर्यावर्त के 9, द्वितीय चरण में सीमावर्ती राज्य के 9, ठीक है। तृतीय चरण में 8वीं विजय किया था इसने, इसमें झारखंड आया था तृतीय अभियान में 8वीं विजय, ठीक है। 8वीं का मीनिंग आप लोग पता चल गया, जंगली क्षेत्र और उस क्षेत्र के जो मालिक होते थे उसको 8वीं भी कहा जाता था। तो तृतीय चरण में 8वीं वन्य जातियों का दमन, ठीक है। ये 8वीं अशोक को भी 8वीं को ने बहुत परेशान किया था, ये भी याद रखे। अशोक भी इससे परेशान रहता था, बहुत संकट उत्पन्न करता था उसके साम्राज्य के समय। चौथा चरण, फोर्थ चरण में क्या करता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त करता है भाई। एक इतिहासकार दक्षिणावर्त विजय का नाम देता है धर्म विजय। ये दक्षिणावर्त के विजय को धर्म विजय नाम किस इतिहासकार ने दिया है, समुद्रगुप्त के दक्षिणावर्त विजय को राय चौधरी, इतिहासकार का नाम है राय चौधरी। चलते हैं आगे भाई। पांचवा अभियान में ये क्या करता है, विदेश पे ध्यान देता है, विदेशों पे को अपने अधीन बनाता है। किसको किसको, देवपुत्र कुषाण वंश के देवपुत्र शाहीन सहानुशाही ये नाम रहता है। देवपुत्र शाहीन, इतना ही याद रखिए काफी है, सहानुशाही याद करने की जरूरत नहीं। देवपुत्र शाहीन जो कुषाण रहता है, ठीक है, एकदम पूर्वोत्तर अफगानिस्तान साइड रहता है, उसको जीतता है। शक को परास्त करता है भाई, ये भी पूर्वोत्तर बोल दिया था क्या, पश्चिमोत्तर भाग में, ये भी पश्चिमोत्तर भारत में थे। प्लस शक भारत में आके अपना राज्य जमा लिए थे पूरा। इस समय जब इधर भारत में गुप्ता शासन चल रहा है तो कई कई जगहों में कुषाण शक 4 भागों में बट गए थे, कोई इधर चला गया था, कोई इधर चला गया था, ठीक है। तो इसका जो दुश्मन था तो वो गुजरात और मालवा वाला कुषाण था, उसको जीता। मुरुदंड, पता नहीं कौन सा जगह है मुरुदंड, ठीक है। सिंघल द्वीप श्रीलंका, सर्वद्वीप वाशिन, ठीक है, कौन सा जगह है पता लगाना पड़ेगा, अभी तक मुझे ध्यान नहीं दिया इस पे, ठीक है। इन सब जो भारतीय सीमा से दूर थे उन लोगों को जीता। अब जीत के उपरांत देखिए विदेशी शासकों से क्या इसने कर शर्त रखा था, सबको हराने के बाद सबको बोला कि तुम अपना अपना राज्य ले लो भाई, ठीक है। ये ईरान उरान जो होता था ना उधर कुषाण का इतना शासन था, वहां तक पहुंच गया था, बहुत मध्य एशिया तक, लेकिन सबको राज्य वापस दे दिया था 3 शर्तों के साथ, ठीक है। 3 शर्त क्या थी, 3 शर्त का नाम है भाई, एक आत्मनिवेदन, दूसरा शर्त था कन्नोपायन, तीसरा शर्त था गुरुत्मंदक। आत्मनिवेदन मतलब कि जब भी कोई गुप्त राजा बुलाया जाएगा तो उसके दरबार में आपको हाजिरी देने आना पड़ेगा, ठीक है। कन्नोपायन का क्या मतलब हुआ कि इन लोगों की पुत्रियों का विवाह गुप्तों में ही होगा, ठीक है, गुप्त के राजकुमारों में ही होगा, ये कन्नोपायन, ठीक है। और गुरुत्मंदक मतलब ये गरुड़ वाला सिक्का हर जगह वैल्यू दिया जाएगा, आपके राज्यों में वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। विषय में या भुक्ति में, उस समय जो विषय भुक्ति ऐसे ही होता था, भुक्ति देश कई भुक्ति में, भुक्ति कई विषय में, ऐसे बटा हुआ था। तो बस यही है, ये 3 शर्तों के साथ सबको छोड़ दिया था इसने। तो इसे इतने विजयों को देखते हुए स्मिथ कहता है कि ये भारत का नेपोलियन है रे भाई। चीनी शोध से यह प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त ने सिंघल द्वीप के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक स्तूप बनाने की इजाजत देता है। चीनी साहित्य में लिखा हुआ है कि
समुद्रगुप्त से विनती करता है कौन? मेघवर्मन। ठीक है, मेघवर्मन कहाँ का राजा है? सिंघल द्वीप का, सिंघल द्वीप का। वो बोलते, समुद्रगुप्त से बोलता है कि मैं एक स्तूपा बनाऊंगा। तो समुद्रगुप्त इजाजत दे देता है, और जो स्तूपा बोध गया में बनाया गया है उसका नाम है संघाराम स्तूपा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इतना ही। बाकी कला, आर्ट्स वगैरह वगैरह में और भी समुद्रगुप्त का जिक्र होगा भाई। बाकी का तो इसका रामगुप्त राजा बनेगा इसके बाद, उसके बाद चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी वाला कहानी तो सुना ही दिया। रामगुप्त के आगे नेक्स्ट क्लास में।